हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों साइंस से संबंधित एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक से संबंधित जो भी सवाल आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपके होने वाले हैं। इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम्स में बनकर आने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो को आप जरूर देखिए। यहाँ पर हम 2021 तक आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों की चर्चा करेंगे और इसकी पीडीएफ जो है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल अगर बैन हो गया है तो इसकी पीडीएफ जो है ये आपको व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगी। तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक जो है वो मैं आपको पिन कर दूंगा। व्हाट्सअप चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। इसकी पीडीएफ जो है ये व्हाट्सअप पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, लघु पतन के समय परिपथ में धारा कैसी होती है। तो लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट जब होता है तो शॉर्ट सर्किट की स्थिति में परिपथ में क्या होता है, तो परिपथ में शॉर्ट सर्किट की स्थिति में प्रतिरोध जो है ये नगण्य होता है। और ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। अगर आपका जो प्रतिरोध है अगर ये नगण्य हो जाता है तो वोल्टेज क्या रहेगा यहाँ पर, तो वोल्टेज तो यहाँ पर स्थिर रहता है और प्रतिरोध जो है ये आपका कम हो जाता है। तो यहाँ पर धारा जो होती है ये आपकी बहुत अधिक बढ़ जाती है और उच्च धारा परिपथ और उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा जो है ये आपकी बहुत अधिक बढ़ जाती है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ बन जाएगी। तो कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से अगर आप रगड़ोगे तो क्या होगा, उसे रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं जिससे कांच जो है ये धनावेशित हो जाता है। तो बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नानुसार दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। प्लास्टिक स्ट्रो को पॉलीथीन से रगड़ने पर वह ऋणावेशित हो जाती है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर वह ऋणावेशित हो जाती है। तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा है ये आपको बताना है। तो बताइए। तो पहला कथन तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगर प्लास्टिक स्ट्रो को पॉलीथीन से रगड़ते हैं तो ये आपकी ऋणावेशित हो जाती है, जबकि कांच की छड़ को अगर रेशम से रगड़ते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चढ़ जाते हैं और ये आपकी धनावेशित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर केवल सेकंड जो है ये आपका गलत हो जाएगा। तो बी यहाँ पर आपका गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वह पहला वैज्ञानिक कौन था जिसने देखा कि जब एक चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेपण होता है। तो ये वैज्ञानिक कौन था ये आपको बताना है। तो ये आपका कौन हो जाएगा, तो ये हैंस क्रिश्चियन आपके ओर्स्टेड यहाँ पर हो जाएंगे। सी यहाँ पर आपका सही होगा। इन्होंने 1820 में पहली बार यह अवलोकन किया था कि एक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेपण होता है, जिसने विद्युत चुंबकत्व में क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सूची 1 को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। तो लेंस की शक्ति यहाँ पर दी गई है। लेंस की शक्ति को हम किस में नापते हैं ये आपको बताना है। तार का प्रतिरोध है, विद्युत शक्ति है, विद्युत ऊर्जा है। तो देखिए, लेंस की शक्ति को हम डायोप्टर में नापते हैं। तार का प्रतिरोध जो होता है ये किस में नापा जाता है आपका, तो तार का प्रतिरोध जो है इसका इकाई क्या होती है, ओम होती है। ओम को हम कैसे लिखते हैं, वोल्ट एम्पियर -1 लिखते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। विद्युत शक्ति जो होती है इसका मात्रक आपका क्या हो जाएगा, तो विद्युत शक्ति का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। और विद्युत ऊर्जा का क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, एक प्रकाश बल्ब को 220 वोल्ट आपूर्ति के लिए 100 वाट पर रेट किया गया तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बल्ब का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रकाश बल्ब में 220 वोल्ट आपका दिया गया है, 100 वाट पर रेट किया गया है। तो ये आपको बताना है यहाँ पर प्रतिरोध क्या होगा। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, P इक्वल टू क्या होता है, V²/R होता है। यहाँ पर हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/P यहाँ पर हो जाएगा। और V यहाँ पर दिया गया है कितना, 220 वोल्ट यहाँ पर दिया गया है। तो इसका स्क्वायर हम कर देंगे और P यहाँ पर कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 484 ओम निकल के आएगा। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक विद्युत बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर चलाया जाता है तो खपत की गई बिजली होगी। तो यहाँ पर सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पर आपको ये बताना है खपत की गई बिजली क्या होगी। तो ये डेटा जो है ये तो ऊपर दिया गया डेटा ही है। तो यहाँ से हमने आर निकाला था, आर कितना निकल के आएगा, 484 ओम आपका निकल के आया था। ठीक है, अब हमको ये बताना है 110 वोल्ट जो है इस पर खपत शक्ति कितनी होगी। तो P इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, तो ये हमने पढ़ा अभी
P इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। तो V यहाँ पर कितना हो गया, 110 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका R है ये कितना हो जाएगा, 484 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये 25 वाट आपका निकल के आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके के सवाल आपको एलडीसी के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो इन सवालों को आप ध्यान रखना। एक विद्युत बल्ब 20 मिनट तक 0.25 एम्पियर धारा खींचता है, परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या है। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा आपको बतानी है। तो आवेश क्या होता है, Q इक्वल टू आपका क्या होता है, I इंटू टी यहाँ पर होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है। 20 मिनट तक 0.25 एम्पियर धारा ये खींच रहा है, तो I यहाँ पर कितना हो गया, 0.25 एम्पियर हो गया। T इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, 20 मिनट यहाँ पर हो गया। तो इसको हम सेकंड में बदलेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसको सेकंड में लिया जाता है। तो 20 इंटू 60 इसको कर देंगे तो ये 1200 सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर 0.25 हो गया, टाइम आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 1200 सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आएगा, ये 300 कुलाम आपका निकल के आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी अंगुली किस दिशा में इशारा करती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा तो आपका चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाता है। तो जो अंगूठा होता है वो तो चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाता है। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो तर्जनी उंगली जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, जबकि अंगूठा जो है ये चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाता है। और मध्यमा उंगली जो होती है ये चालक में प्रवाहित धारा को दिखाती है। तो मध्यमा उंगली तो जो है ये तो चालक में प्रवाहित धारा को दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र आपकी तर्जनी दिखाएगी, और चुंबकीय बल की दिशा जो है ये आपका अंगूठा दर्शाता है। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, काफी इंपॉर्टेंट नियम है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। यदि n संख्यक के प्रतिरोधी प्रत्येक मान R के समानांतर में जोड़े जाएं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इनका समतुल्य प्रतिरोध आपका कितना होगा ये आपको बताना है। तो n संख्यक के प्रतिरोधी प्रत्येक मान R के समानांतर अगर जोड़े जाते हैं तो समानांतर क्रम में जुड़े जो n समानांतर प्रतिरोध होंगे वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका R अपॉन n यहाँ पर होगा, क्योंकि कैसे निकालेंगे हम, 1 अपॉन R इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे हम n अपॉन R। तो R इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका R अपॉन n यहाँ पर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, R अपॉन n होगा। अगला सवाल देखिए। यदि एक चालक में एक निश्चित समय के लिए प्रवाहित धारा को दोगुना कर दिया जाए, तो प्रवाहित धारा जो है अगर उसको दोगुना कर दिया जाए तो उसी समय अंतराल में उत्पन्न ऊष्मा अपने पिछले मान की हो जाएगी। तो उत्पन्न ऊष्मा जो है वो अपने पिछले मान की कितनी हो जाएगी। तो ऊष्मा का फॉर्मूला आपको याद रखना है, H इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT यहाँ पर होता है। ठीक है, अब धारा आपने क्या कर दी, दोगुना कर दी, तो यहाँ पर तो 4 गुना तो यही हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो धारा अगर हम 2 गुना कर देंगे तो 4 गुना हो जाएंगे, यानी पिछले मान से ये क्या हो जाएगी, 4 गुना आपकी हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तो फॉर्मूला याद रखना, H इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT यहाँ पर होता है। अगला सवाल है, भारत में घरों में आपूर्ति की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है, तो ये तो सबको पता है कितनी हो जाएगी, 50 हर्ट्ज यहाँ पर हो जाएगी। अगला सवाल है, 2 बल्ब जिनकी रेटिंग क्रमशः 80 वाट, 220 वोल्ट, 120 वाट, 220 वोल्ट है, उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, यानी R1 अनुपात R2 आपको बताना है। तो ये भी आपका फॉर्मूला ध्यान रखना है, वही मैंने जो आपको बताया, R इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन P यहाँ पर होता है। तो निकाल लेंगे, तो यहाँ पर V स्क्वायर कितना दिया गया है, तो ये तो 220 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 80 दिया गया है, तो ये कितना निकल के आएगा आपका, 605 यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, इसके बाद में इसका भी आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वही 220 का आपको स्क्वायर करना है, अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये लगभग आपका 403 यहाँ पर निकल के आएगा। तो अनुपात अगर हम निकालेंगे तो ये लगभग 3:2 यहाँ पर आपका निकल के आएगा। तो ये आंसर आपको ध्यान रखना है, बी आपका सही होगा। ठीक है, सिंपल से सवाल है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आराम से आप कर सकते हो। अगला सवाल देखिए। 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और एक विद्युत स्रोत से जोड़े गए हैं, तब प्रत्येक प्रतिरोध R1, R2 और R3 में क्या होगा, ये आपको बताना है। तो समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में विभवांतर जो होता है वो समान होता है, यानी विभवांतर आपका क्या होगा, समान होगा, लेकिन धारा प्रतिरोधों के मान के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, और I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R यहाँ पर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, विभवांतर यहाँ पर समान होगा, क्योंकि समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, लेकिन धारा भिन्न भिन्न होगी, जबकि श्रेणी क्रम में धारा समान हो जाएगी, विभवांतर आपका भिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर है, तो 1 किलोवाट घंटा जो है ये किसके बराबर आपका होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है ये आपका किसके बराबर होता है भैया, तो निकाल के आप देख लो। 1 किलोवाट तो क्या हो जाएगा आपका, 1000 वाट यहाँ पर हो जाएगा। 1000 वाट को हम 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा आपका, तो ये निकल के आएगा 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, तो याद रख लेना डायरेक्ट
3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसका प्रतिरोध 4 ओम है। यदि इसकी लंबाई और क्षेत्रफल दोनों क्रमशः 2L और 2A हो जाए तो इसकी वर्तमान प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर जो प्रतिरोधकता है उसके बारे में सवाल पूछा गया है। प्रतिरोधकता जो होती है सामग्री की विशेषता है और यह आयामों लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। तो ये क्या होती है, ये याद रखना आप हमेशा। इसको हम रो से दिखाते हैं। तो प्रतिरोधकता जो होती है ये आपकी लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। तो अगर आप लंबाई बढ़ाओगे, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो इस पर ये निर्भर नहीं करेगी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये समान रहेगी, कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नीचे 2 कथन आपके दिए गए हैं, दोनों कथनों को पढ़ना है। फ्यूज को परिपथ में उपकरण के समानांतर रखा जाता है। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज उपकरणों में उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करके उनकी सुरक्षा करता है। तो यहां पर आपको बताना है कौन से कथन जो है वो सत्य है और कौन से आपके गलत है। तो कथन 1 जो है ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फ्यूज को परिपथ में किस में रखा जाता है? श्रेणी क्रम में रखा जाता है। फ्यूज को परिपथ में कौन से क्रम में रखा जाता है? श्रेणी क्रम में यहां पर रखा जाता है, ये आप याद रखिएगा। और कथन 2 जो है ये भी आपका गलत है, क्योंकि फ्यूज जो है ये उच्च धारा को प्रवाहित होने से रोकता है। तो फ्यूज क्या करता है? उच्च धारा जो होती है उसको प्रवाहित होने से रोकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों कथन यहां पर आपके गलत हो जाएंगे। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 3 प्रतिरोध 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम को एक परिपथ में श्रेणी सीरीज में जोड़ा गया, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसमें आपकी 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प यहां पर आपके सही होंगे, ये आपको बताना है। तो श्रेणी परिपथ में जो है ये धारा समान होती है, ये आपको पता है। तो प्रतिरोध में धारा समान होगी, ये बात बिल्कुल सही है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 12 ओम है, तो जोड़ लीजिए 3 + 4 + 5 हो जाएगा। यहां पर डायरेक्ट आपका जुड़ जाता है, जबकि समानांतर क्रम में हम अपोन करके लिखते हैं। तो ये कितना हो गया आपका? ये 9 और 3 12 हो गया। तो ये बात भी यहां पर आपकी सही हो जाएगी। परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है, तो धारा आपको निकालनी पड़ेगी। धारा को कैसे निकालेंगे हम? I = V/R से हम निकाल लेंगे। V कितना हो गया यहाँ पर हमारा? 6 हो गया, जो कि दिया गया है 6 वोल्ट हो गया, और R 12 हो गया। तो ये कितना हो गया? 1/2 यानी 0.5 एम्पियर हो गया। तो ये बात भी आपकी सही है। तो BCD यहाँ पर सही है। प्रतिरोधों पर विभवांतर समान होगा, क्योंकि धारा समान है तो विभवांतर यहाँ पर क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। तो श्रेणी क्रम में विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BCD यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है? तो ये आपको बताना है। तो माउथ पीस जो होता है, माइक्रोफोन जिसे हम बोलते हैं, ये टेलीफोन का वह भाग होता है जो आवाज को स्वीकार करता है और उसे विद्युत संकेतों में परिवर्तित करके भेजता है। तो डी यहां पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, एक 500 फेरो की तार की कुंडली का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि कुंडली में 1.5 एम्पियर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो ये थोड़ा डीप सवाल यहाँ पर पूछा गया है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर पूछा गया है। अब इसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला होता है M = N × I × A, यहाँ पर होता है। ठीक है, N यहाँ पर कितने हो गए? फेरे हो गए, 500 फेरे दिए गए हैं। I यहाँ पर क्या हो गया? 1.5 एम्पियर हो गया। A यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो A यहाँ पर आपका वर्ग सेंटीमीटर में दिया गया है, तो पहले आप इसको मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0.06 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये राइट आंसर आपका निकल के आएगा यहाँ पर 45 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी कभार आपको ये ऐसे सवाल समझ में ना आए तो ऑप्शन देखना। ऑप्शन में जो एम्पियर मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो इसी में जो है ये आपको सीक्वेंस को जमा लेना है और सोल्व करके देखना है, आपका आंसर जो है वो मैच कर जाएगा। अगला सवाल देखिए, एनोडीकरण क्या है? तो एनोडीकरण क्या है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा, धातु सतह पर मोटी ऑक्साइड की जो परत होती है वो आपका एनोडीकरण होता है। ठीक है, जो इसे संसारण से बचाती है। अगला सवाल देखिए, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3.2 × 10⁻⁵ टेस्ला है और नमन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता है। तो परिणामी तीव्रता आपको बतानी है, ये कितनी हो जाएगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये क्या होता है? ये होता है B = BH/ आपका cos θ यहाँ पर होता है। ठीक है, B = BH/ cos θ यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर 3.2 × 10⁻⁵ तो दिया गया है। कोस यहाँ पर 60 हो जाएगा। कोस 60 की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। तो इस फॉर्मूले से आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3.2 × 10⁻⁵ हो जाएगी। कोस 60 का जो है वो मान आपको ध्यान रखना है, शायद √3/2 यहाँ पर होता है। तो इसको हम निकालेंगे तो इस तरीके से आपका ये निकल के आएगा 6.4 × 10⁻⁵। ठीक है, तो यहाँ पर सी आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए,
यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच की वायु को अवरक्त जिसका परावैद्युत नियतांक 4 है से बदल दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो संधारित्र की धारिता का माध्यम जो है ये परावैद्युत नियतांक के समानुपाती होता है। तो अगर 4 से बदल दिया जाएगा तो धारिता भी जो है ये 4 गुनी यहाँ पर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। 4 प्रतिरोध है, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम और 4 ओम का संयोजन सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए एक परिपथ में जोड़ा गया है। तो इसका मान क्या होगा? तो सबसे कम अगर आपको प्राप्त करना है तो इसे समानांतर संयोजन में जोड़ा जाएगा। तो समानांतर संयोजन में जोड़ेंगे तो 1/r = 1/1, 1/2, 1/4 प्लस 1/4 यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा? 0.5 ओम यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए आंसर आपका सही होगा। अगला सवाल है, परिपथ में शॉर्ट सर्किटिंग तब होती है जब। तो परिपथ में शॉर्ट सर्किटिंग कब होती है? जब लाइव तार और न्यूट्रल तार एक दूसरे से सीधे संपर्क में आ जाते हैं। तो लाइव तार जो होता है और न्यूट्रल तार होते हैं वो सीधे संपर्क में आते हैं, जिससे प्रतिरोध न्यूनतम हो जाता है और धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन फैराडे के नियम का उपयोग करके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जो है ये इलेक्ट्रिक जनरेटर यहाँ पर करेगा। तो बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जब एक विद्युत धारा प्रवाहित एल्यूमिनियम की छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो छड़ का विस्थापन सबसे अधिक तब होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या होती है? तो ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी कि समकोण पर होती है। तो ये याद रखना, ये आपका एक लोरेंटिज बल के अनुसार होता है। विस्थापन सबसे अधिक तब होता है जब धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ये 90 डिग्री यानी कि समकोण पर आपकी होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सूची 1 को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, विद्युत धारा का जो होता है ये कूलाम पर सेकंड आपका हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर में आपको बता चुका हूँ, जिसको हम किससे लिखते हैं? ओम से लिखते हैं। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? तो शक्ति का आपका वोल्ट एम्पियर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये पिछली बार एलडीसी में पूछा गया था। आवेश का आपका एम्पियर और सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक घरेलू परिपथ में सभी युक्तियों को जोड़ा जाता है। तो घरेलू परिपथ जो होता है उसमें सभी युक्तियों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है? तो घरेलू परिपथ में युक्तियों को जो है ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ए यहाँ पर आपका सही होगा, ताकि प्रत्येक युक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। एक बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, उसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान 0.30 एम्पियर है। तो बल्ब की शक्ति होगी, तो शक्ति आपको बतानी है। तो P = क्या होता है ये हम देख चुके हैं। P = आपका V × I यहाँ पर होता है। तो V क्या हो गया यहाँ पर? 220 हो गया। तो V तो क्या हो गया? 220 यहाँ पर हो गया। I क्या होगी? 0.3 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा? 66 वाट यहाँ पर निकल के आएगा। अगला सवाल देखिए, गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है जो, तो गैल्वेनोमीटर जो यंत्र है ये परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा का पता लगाता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा का पता लगाता है। ये आपको ध्यान रखना है। दो समान 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो ये तो सिंपल सा सवाल है, आसानी से आप कर सकते हो इसको। समानांतर क्रम में अगर हम जोड़ेंगे तो कैसे निकालेंगे इसको? तो 1/r = हम क्या करेंगे? 1/6 + 1/6 यहाँ पर करेंगे तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा? 3 ओम यहाँ पर निकल के आ जाएगा r। ठीक है, यहाँ पर आप 6 एलसीएम लोगे, ये 2 हो गया तो ये 3 हो गया और इसको उल्टा कर देंगे तो 3 ओम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक विद्युत फ्यूज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एक विद्युत फ्यूज जो है ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो है ये धारा के ताप प्रभाव पर कार्य करता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर यह गर्म होकर पिघल जाता है। तो धारा के ताप प्रभाव पर यह काम करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है? तो कैपेसिटर जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो विद्युत आवेश संग्रह करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। ए यहाँ पर आपका सही होगा। कैपेसिटर का मुख्य कार्य होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में विद्युत आवेश को संग्रह करना। अगला सवाल देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल है। यहाँ पर 200 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध 21 ओम है। यदि इसकी मोटाई 0.44 mm है तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? तो विशिष्ट प्रतिरोध आपको निकालना है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। ये होता है आपका R × A/L यहाँ पर होता है। ठीक है, तो R यहाँ पर दिया गया है 21, A आपको निकालना है। यहाँ पर A यहाँ पर ऑलरेडी आपका मोटाई यहाँ पर दी गई है तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो R यहाँ पर निकालना है आपको पहले। तो ये तो व्यास आपका दिया गया है तो R यहाँ पर निकलेगा तो 0.22 mm यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, फिर इसको हम मीटर में बदलेंगे तो और इसको सोल्व करेंगे हम इस वाले फॉर्मूले से। L यहाँ पर दिया गया है 200 मीटर, इसको पहले आपको मीटर में बदलना है। ठीक है,
तो इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर निकल के आएगा। तो फॉर्मूला याद रखना RA/L यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दो शाखाओं वाले समानांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या होगा? तो ये भी बेसिक सा सवाल है। 1/R आप कर लीजिए। एक आपको दिया गया है, एक 12 ओम आपको दिया गया है, और यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो यहाँ समानांतर प्रतिरोध का टोटल प्रतिरोध दिया गया है 1/12। तो ये तो कितना हो गया आपका 1/12 हो गया, 1/18 हो गया, और 1/1 आपका R2 हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 36 ओम यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अगला सवाल है, निम्नांकित में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कौन आधारित है, ये आपको बताना है। तो विद्युत घंटी जो होती है ये विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। विद्युत घंटी जो है ये विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। अगला सवाल है, विद्युत सेल परिवर्तित करता है। तो विद्युत सेल जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक विद्युत धारावाही वर्ताकार पाश के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्यक्षानुपाती होता है। तो यहां पर आपको ये बताना है किसके प्रत्यक्षानुपाती होता है? तो पास में प्रवाहित धारा के ये प्रत्यक्षानुपाती होता है। ठीक है, वर्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है ये धारा के प्रत्यक्षानुपाती होता है। अगला सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है ये फैराडे के द्वारा की गई थी। किसी लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है अगर विद्युत धारावाही परिनालिका की बात की जाए तो इसमें सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, अगला सवाल है, विद्युत विभव का SI मात्रक है। तो विद्युत विभव जो होता है इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये वोल्ट यहाँ पर हो जाएगा। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व आपका कौन सा हो जाएगा? तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो इन ऑप्शन में सबसे अधिक होती है। सी यहाँ पर आपका सही है। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे अधिक किसकी हो जाएगी? लिथियम की हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो कौन सी यहाँ पर सदिश राशि आपकी नहीं है? तो प्रतिरोध जो होता है ये आपकी एक अदिश राशि है, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती है। त्वरण आवेग बल आघूर्ण जो है ये सदिश राशियां होती है। किसी दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो किसी दिए गए धात्विक तार की जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह आपको ध्यान रखना है। पदार्थ की प्रकृति तथा तापमान पर यह निर्भर करती है, आयामों पर यह निर्भर नहीं करती है। ये आप ध्यान रखना, जैसे कि आयाम, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इन पर निर्भर नहीं करती है। पदार्थ की प्रकृति पर यह प्रतिरोधकता निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, विभवांतर V और धारा I के बीच में क्या संबंध होता है? तो ये आपको पता ही है, V = IR आपका होता है। तो V जो है ये प्रोपोर्शनल होता है आपके I के। तो A यहाँ पर आपका सही होगा। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की लंबाई और त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 में जैसे R आपका दिया गया है तो R जो है ρL/A आपका होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, πr² भी से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है? लंबाई को दुगुना कर दिया और R को भी दुगुना कर दिया, तो ये 4 गुना हो गया, तो ये 1/2 आपका हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? आधा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विद्युत परिपथ में MCB का अर्थ है। तो MCB का मतलब क्या होता है? तो MCB का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसे कहा जाता है जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड में परिपथ को बंद करता है। किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो ये सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो प्रतिरोधकता धातु की सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करती है, ये लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, आयामों पर निर्भर नहीं करती है। ये सवाल ऑलरेडी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एक अच्छे हीटर के साथ उपयोग करने पर फ्यूज तार बार बार जल जाता है के फ्यूज तार का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो ये आपको बताना है कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। अधिक त्रिज्या वाला फ्यूज तार अधिक धारा वहन कर सकता है। तो अधिक त्रिज्या वाला जो तार होता है वह आपका अधिक धारा वहन कर सकता है, जिससे जलने की समस्या कम होती है। तो यहाँ पर अधिक त्रिज्या के फ्यूज तार का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश जो होता है ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश जो होता है ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वो आधार कौन सा है? तो फ्यूज तार जो है ये आपके पहले ही मैं बता चुका हूँ, धारा के उष्मीय प्रभाव या धारा के ताप प्रभाव पर डिपेंड करता है। तो सी यहाँ पर सही होगा। घरेलू विद्युत परिपथ में आपूर्ति मुख्य तारों वायरिंग हेतु तारों के विद्युत रोधी आवरणों के लिए सही रंग चुनिए। तो सही रंग आपको बताना है कौन सा यहाँ पर आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, यहाँ पर विद्युन्मय तार लाल होता है आपका, उदासीन तार काला होता है और पृथ्वी संपर्क तार जो होता है ये हरा होता है।
तो पृथ्वी संपर्क तार तो हरा होता है, उदासीन तार आपका काला हो जाएगा, और विद्युत में तार आपका कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, तो सी यहाँ पर सही होगा। एक विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश है, तो वही Q इक्वल टू आपका क्या पूछा गया है, I इंटू टी यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए I यहाँ पर क्या हो गया, 0.5 एम्पियर हो गया। टी को आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 10 मिनट को हम 60 सेकंड में बदल लेते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 300 कूलाम आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जब एक विद्युत स्तरी को 220 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं तो यह 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति का उपयोग करती है। इसके साथ उपयोग में लिए जाने वाले उपयुक्त फ्यूज तार का अनुमतांक है। तो अनुमतांक आपसे पूछा गया है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो I इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन V यहाँ पर होता है, तो ये हम निकालेंगे। तो P यहाँ पर दिया गया है आपका कितना, 1 किलोवाट को हम वाट में बदल लेंगे तो 1000 हो गया, और ये 220 वोल्ट आपका हो गया, तो ये कितना हो गया, 4.55 जो है ये क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर हो जाएगा। तो सुरक्षा के लिए जो आपका 5 एम्पियर का फ्यूज जो है ये सबसे उपयुक्त यहाँ पर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, बिजली फिटिंग में तारों को भू संपर्कित क्यों किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के मामले में बिजली प्रवाह पृथ्वी में चला जाए। इलेक्ट्रिक मोटरों में विद्युत धारा का प्रभाव शामिल होता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है इसमें विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव शामिल होता है, चुंबकीय प्रभाव यहाँ पर शामिल होता है। अगला सवाल है, एक फ्यूज तार की विशेषता है, तो जो फ्यूज तार होता है इसकी विशेषता क्या हो जाएगी। तो फ्यूज तार का जो है प्रतिरोध जो है ये उच्च होता है और कम गलनांक होता है। तो फ्यूज तार में उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक होता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक यहाँ पर होता है। विद्युत धारा को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा। तो धारा मापने के लिए अमीटर को यूज में लिया जाता है, ये आप याद रखना। विभवांतर का दूसरा नाम क्या है। तो विभवांतर जो है इसका दूसरा नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। विद्युत विभव है, तो विद्युत विभव आपका क्या हो जाएगा, तो ये एक अदिश राशि यहाँ पर हो जाएगी। विद्युत विभव जो है ये एक अदिश राशि है, प्रतिरोध भी आपकी अदिश राशि है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहते हैं। एक सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है। तो एक सेल में विभवांतर जो है ये आपका किस में मापा जाता है, वोल्ट में मापा जाता है। विसरण धारा क्या है, अगर आपसे पूछ ली जाए विसरण धारा यहाँ पर क्या है, तो ये क्या हो जाएगी। तो विसरण धारा एक अर्धचालक में आवेश वाहकों का उच्च घनत्व वाले क्षेत्र से निम्न घनत्व वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होना है। तो आवेश का उच्च घनत्व वाले से निम्न घनत्व वाले की ओर प्रवाहित होना ही जो है ये विसरण धारा आपकी कहलाती है। अगला सवाल देखिए, वैद्युत परिपथ हेतु किर्चहॉफ का प्रथम नियम आधारित है। तो किर्चहॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है आपका, तो ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। तो ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके 1947 में बार्डिन, ब्रेटन और डब्ल्यू शोगले के द्वारा किया गया था। तो याद रखना, बार्डिन, ब्रेटन और डब्ल्यू शोगले के द्वारा ये किया गया था। अगला सवाल देखिए, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम में लिया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में व्ययित ऊर्जा किलोवाट हावर में कितनी होगी। तो निकाल लीजिए, तो 100 वाट यहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 घंटे से, तो ये कितना हो गया आपका, 600 वाट घंटा हो गया। तो ये 0.6 आपका क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा यहाँ पर हो जाएगा। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ एक दंड चुंबक सदा स्थिर होगा। तो सदा स्थिर होगा उत्तर दक्षिण दिशा में। तो याद रखना, लटका हुआ एक दंड चुंबक सदा कहाँ पर स्थिर होगा, उत्तर दक्षिण दिशा में ये स्थिर होगा। विद्युत उपकरण में अर्थिंग का उपयोग किस लिए होता है। तो अर्थिंग का उपयोग जो है ये किसके लिए किया जाता है, तो ये सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, अर्थिंग का उपयोग सुरक्षा के लिए होता है ताकि रिसाव धारा जमीन में चली जाए। निम्नलिखित में से किसके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो ओम नियम जो है ये कभी भी आपका अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है, ऐसी परिपथ पर, चालक पर, चालकों के लिए जब तापमान में परिवर्तन होता है उस पर ये लागू होता है, लेकिन अर्धचालक पर यह लागू नहीं होता है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो है ये किसकी इकाई है, तो ये इसकी चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या हो जाएगी, वेबर यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई क्या होती है, वेबर होती है। इलेक्ट्रिक मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है ये किस सिद्धांत पर आपकी कार्य करती है, तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर यह कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है ये किस पर निर्भर करेगा, तो ये लंबाई पर भी, तापमान पर भी, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल सभी पर यह निर्भर करता है। ठीक है, यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक काम में लिया जाता है तो बिजली की मात्रा में खपत कितनी हो जाएगी। तो 100 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ये 1000 वाट हावर यहाँ पर हो गया। तो इसे किलोवाट में बदलेंगे तो 1 किलोवाट हावर यहाँ पर हो जाएगा। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए,
विभिन्न मान के कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़कर उन्हें बैटरी से जोड़ने पर विभिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो धारा का मान जो है ये भिन्न भिन्न होगा और प्रतिरोधों के लिए विभवांतर यहाँ पर समान होगा। डी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में महत्वपूर्ण अंतर है। तो महत्वपूर्ण अंतर कौन सा हो जाएगा धारा जनित्र और दिष्ट धारा में। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि दिष्ट धारा जनित्र में एक दिक् परिवर्तक होता है। तो दिष्ट धारा जनित्र में एक दिक् परिवर्तक होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा में सर्पी वलय यहाँ पर होते हैं। अगला सवाल है, एक प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत मोटर में कुंडली में धारा की दिशा एक बार बदलती है कुंडली के हर, तो ये आधे चक्कर में बदलती है, हर आधे चक्कर में ये बदलती है। वह परिघटना जिसमें किसी एक चालक में बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण यहाँ पर कहलाएगा। तो बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक में प्रेरित धारा अगर उत्पन्न करता है तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका कहलाता है। शुष्क सेल एक तरह का क्या है, तो शुष्क सेल एक तरह का प्राइमरी सेल यहाँ पर हो जाएगा जो कि रिचार्ज नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक 2 कूलाम आवेश को 10 कूलाम आवेश के चारों ओर 3 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य आपको यहाँ पर बताना है। तो क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर किया गया कार्य जो होगा वो बिल्कुल शून्य होगा, क्योंकि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं। ए यहाँ पर आपका सही होगा। 10 एम्पियर की धारा के द्वारा 1 घंटे में स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी। तो 1 घंटे में स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकाल लीजिए आप, I × T। तो 10 और 1 घंटे में कितने आपके सेकंड हो जाएंगे, तो 3600 सेकंड यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये 3.6 × 10⁴ कूलाम यहाँ पर होगा। तो सी यहाँ पर आपका सही होगा। किसी सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो कैसा होता है। तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है ये खुले परिपथ में दोनों सिरों के बीच में अधिकतम वोल्टता है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। तो विद्युत वाहक बल पर वह अधिकतम वोल्टता है जो सेल खुले परिपथ में अपने सिरों के बीच में प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लगभग 80+ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें जो है लगभग आपके जो है 170 क्वेश्चन इस PDF में दिए गए हैं। तो ये मैं आपके व्हाट्सअप चैनल पर अपलोड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप विजिट करके बाकी के जो सवाल है इनको भी आप एक बार चेकआउट कर लेना। लगभग 2018 तक के सवाल हम कर चुके हैं। इसके प्रीवियस ईयर्स के जो सवाल है वो तो आपको ऑलरेडी आते होंगे, क्योंकि 2018 से पहले के सवाल तो काफ़ी बार आपकी नज़रों में आ चुके होंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।